गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक के सारे लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है और उन सारे लेक्चर्स को आप जाके टारगेट गुरुकुल के ऐप पे देख सकते हो एक बार। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का एक्ट, जिसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम एक तरह से ओवरव्यू अगर लेना चाहें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं। तो वैसे तो अभी आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस अगर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। बट ठीक है, अगर आप कोई एक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, उसको इन डिटेल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एक्ट आया कब, या फिर इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, कितने सेक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें पता होंगी तो उस एक्ट को समझने में आपको क्या होता है, थोड़ा सा ईजी वो होता है। तो क्या कह सकते हैं हम, इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं। टोटल सेक्शन की अगर मैं बात करूं, टोटल सेक्शन इस एक्ट में है 13। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन माइनर होता है, कौन गार्डियन होता है, किसको हम नेचुरल गार्डियन बोलेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ गार्डियन पढ़ेंगे इसमें। लेकिन इतना हमें पता चला टोटल सेक्शन इसमें 13 होते हैं, तो 13 के 13 एज इट इज हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि बेयर एक्ट रीडिंग करते जाएंगे लाइन वाइज या सेक्शन वाइज, नहीं। हम एक क्या करेंगे, फॉर्मेट में पढ़ेंगे उस चीज़ को कि गार्डियन को डिवाइड करेंगे और उसके बाद जिस सेक्शन में जो गार्डियन फॉल करेगा, उनकी पावर फॉल करेगी, उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि क्या जब हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आया, तो क्या ये तो वैसे 1956 का एक्ट है, तो इससे पहले ये लोग किससे गवर्न होते थे, या कैसे हमें पता चलता था कि किसी भी बच्चे का गार्डियन कौन होगा, या फिर उसकी केयर कौन करेगा, उसकी प्रॉपर्टी की केयर कौन करेगा। ये सब जानने के लिए क्या था, मतलब उन सारे मैटर्स से पहले कौन डील करता था जब ये एक्ट नहीं आया था। तो उस टाइम पे हमारा क्या था, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। ओके, ये हमारा है 1890 का। ओके, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के आने के पहले ये प्रिवेल करता था। ठीक है, इसमें वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आपको अभी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में मिलेंगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि लाइक जब ये पहले से ये एक्ट प्रिवेल कर रहा था और इसमें वो सारी की सारी चीजें थी, मतलब सारे कंटेंट्स थे जो कि अभी हमारे जो न्यू एक्ट है उसमें हम लोग को मिल रहा है, तो न्यू एक्ट लाने के पीछे का कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण यही था कि ये एक्ट कब का है हमारा, 1890 का एक्ट है। और 1890 के टाइम पे जो सिचुएशन थी, या जो भी स्टेटस होता था लोगों का, या जिस भी तरह का हमारी सोसाइटी होती थी, या उनकी थॉट्स होते थे, तो क्या अभी भी एज इट इज है, नहीं। हमारी सोसाइटी में सारी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें न्यू एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि हमें पता है कि जो लॉ होता है इवॉल्विंग नेचर का होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे टाइम चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, लॉ में भी हम चेंजेस करते रहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज का ही। न्यू क्रिमिनल लॉज लाने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि कई सारे नए तरीके के क्राइम्स इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जिससे डील करने के लिए हमारे पास किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। अब उनको कैसे डील किया जाए, उन्हीं चीजों या उन्हीं क्राइम्स को डील करने के लिए मॉडिफिकेशन करके पुराने वाले क्रिमिनल लॉ में ही नए क्राइम्स ऐड करके उनकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई। तो क्या हुआ, हमारी सोसाइटी चेंज हुई, नए नए ऑफेंसेस आने स्टार्ट हो गए या होने स्टार्ट हो गए, जिससे डील करने के लिए हमारा न्यू लॉ बनना स्टार्ट हो गया या आना जरूरी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी था, जब ये एक्ट हमारा बना था तो उस टाइम पे क्या था प्रोविजन, कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अब हमारी सोसाइटी में नहीं है। ठीक है, और उनको चेंज करना जरूरी था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें इसको हटा के और क्या लाना पड़ा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जो कि कब का है हमारा, 1956 का है। ओके, ये आया। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें थी जो इसमें नहीं थी, या थी भी तो जिसे चेंज करने की इतनी जरूरत पड़ी हमें कि इसको चेंज करके हम एक नया एक्ट लेके आ गए। तो कौन कौन सी चीजें थी जो हमने चेंज करी, अगर मैं बताऊं,
तो सबसे पहला तो हमने क्या चेंज करा यहाँ पे, कह सकते हैं कि उस टाइम पे स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, जब हमारा गार्डियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट था, तो उस टाइम पे स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था कि हम जो है वुमेन्स को एज अ गार्डियन ट्रीट ही नहीं करते थे, ठीक है। उस टाइम हमें लगता था कि वुमेन या फिर कोई भी मदर एज अ गार्डियन उस बच्चे की गार्डियन नहीं हो सकती है, ठीक है। सिर्फ मेल पर्सन ही हो सकता है या फिर सिर्फ फादर ही गार्डियन हो सकते हैं, फादर नहीं है तो फादर के ब्रदर, मतलब जो भी उस टाइम पे प्रोविजन रहा होगा उससे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी सोसाइटी अब इक्वालिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अ, उस वजह से हमारा क्या है, अब हम क्या कहते हैं कि हम जब ये एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वुमेन्स को भी इक्वल स्टेटस या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, किस लिए, गार्डियन बनने के लिए, कि वो हमारी नेचुरल गार्डियन भी बन सकती हैं, टेस्टामेंटरी गार्डियन भी बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें चेंज किए गए हैं कि हमारी वुमेन भी अब क्या हो सकती है, एज अ गार्डियन ट्रीट की जा सकती हैं, ठीक, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस हुए और अब वुमेन को भी इक्वालिटी के उसमें रखा गया, ठीक है। ये चेंज सबसे पहला किया गया और इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में। देन सेकेंड चेंज क्या किया गया, सेकेंड चेंज किया गया कि जो डी फैक्टो गार्डियन होते हैं, जो डी फैक्टो गार्डियन है, उनके प्रोविजन में क्या किया गया, चेंजेस लेके आए गए थे। जो डी फैक्टो गार्डियन अभी हम पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 11 में डील करता है हमारा, सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमारा क्या डील करता है, डिफेक्टो गार्डियन से। इनके प्रोविजंस में कई सारे चेंजेस लेके आए गए थे। एंड देन थर्ड हमारा क्या उसमें था ऐसा जो इसमें नहीं है, वो क्या है, कि हमारे जो नेचुरल गार्डियन है, ठीक है, उनकी क्या पावर होगी, उसको क्या किया गया, लिमिट किया गया। नेचुरल गार्डियन की, नेचुरल गार्डियन पावर को क्या किया गया, इनको लिमिट किया गया, ओके। तो ये तीन चीजें हमारी क्या की गई, जो नया एक्ट हमारा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, उसमें क्या किया गया, ये तीन चीजों के साथ डील करके और इनको चेंज किया गया और चेंज करके यहाँ पे न्यू न्यू प्रोविजंस इनके रिगार्ड में ऐड ऑन किए गए हैं, ठीक है। ये हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एक बार चलते हैं। Hindu Minority and Guardianship Act 1956 has been enacted to modify and codify the certain provisions of Hindu law dealing with the minority as well as guardianship. ये ऐसा नहीं है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप है तो सिर्फ बच्चे के प्रोविजन से डील करता है, नहीं, ये गार्डियन कौन होंगे उस प्रोविजन से भी डील करता है हमारा। इट रेगुलेट्स द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ मैं अगर, तो ये हिंदूज के साथ साथ हमने जब फर्स्ट क्लास अपना पढ़ा था हिंदू लॉ से रिलेटेड कि हिंदू लॉ किन किन लोगों पे अप्लाई होता है, या हिंदू मैरिज एक्ट में जब हमने वो पढ़ा था सेक्शन 2 पढ़ा था कि किन किन लोगों पे हमारा हिंदू लॉ अप्लाई होता है, तो उसमें भी हमने देखा था कि हिंदू में हमारे कौन कौन से लोग इंक्लूडेड थे, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये लोग इंक्लूडेड थे, इन लोगों पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होता है। तो हिंदू लॉ का ही तो पार्ट है हमारा हिंदू गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, तो ये भी हमारा क्या होगा, एज इट इज इन लोगों पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक्ट लाने के पीछे का पर्पस अगर मैं बोलूं, ऑब्जेक्टिव या पर्पस कह लो, तो इसको लाने का पहला पर्पस यही था कि कोई भी चाइल्ड वो खुद की केयर नहीं कर सकता, अगर आप माइनर की बात करो तो वो खुद की केयर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए उनको क्या चाहिए, एक गार्डियन की नीड होती है जो कि उनकी खुद की और प्लस उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अब आप कहोगे कि चाइल्ड की प्रॉपर्टी कैसी क्यों नहीं हो सकती है, आप अगर वैसे तो नहीं पढ़ा होगा आपने फर्स्ट सेम में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें अनबॉर्न चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, माइनर के लिए ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, या बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसमें माइनर के लिए प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो खुद की प्रॉपर्टी की टेक केयर तो नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो उस
केस में क्या होता है, एक गार्डियन अपॉइंट किया जाता है जो उस माइनर की प्लस उस माइनर की जो भी प्रॉपर्टी है उन दोनों की क्या करेगा, केयर करने का काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। Child cannot care of himself, his body and property in early years of life owing to his minority. Minority के एज में अपनी केयर वो नहीं कर सकता है। He is incompetent to manage his life problems. ये सब भी एक रीजंस हैं, लेमन लैंग्वेज में आप कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द नॉनलेस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ माइनर। ठीक है, मतलब वो क्या होते हैं, इनकेपेबल होते हैं ये समझने के लिए कि क्या चीज़ उनके लिए सही है या क्या चीज़ उनके लिए गलत है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग पढ़ रहे होगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप मौरी बीबी का भी केस पढ़ रहे होगे, उसमें क्या है कि माइनर होता है, माइनर क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि उस पूरे प्रोविजंस को हम एज इट इज यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बट मान लीजिए वो मैं एग्जांपल ही ले लूँ, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कोई रहती है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, बेच देता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे 100 रुपीज़ वाली या 500 वाली चॉकलेट दिला दो और मेरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो ऐसे काम बच्चे करते हैं। तो उन वो सारी चीज़ें ना हो, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं लोग कि बच्चों की प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, एक गार्डियन अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ही नीड्स समवन सपोर्ट, किसी का सपोर्ट चाहिए उनको, एंड गार्डियनशिप ऑफ समवन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। लॉज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेलबींग ऑफ माइनर। इन सारी चीज़ों से या इन सारे प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या हुआ, एक लॉ बनाया गया जो कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। एक चीज़ और है, जो हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, वो हम कहते हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है खुद में। वो क्या करता है, वो एक तरह से सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है किसको, जो गार्डियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट है उसको। जब सेक्शन 2 आप इस एक्ट का पढ़ोगे तो उस सेक्शन में ही ये चीज़ दे दी गई है कि ये एक तरह से सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है। ठीक है, अब सबसे मैं बोले जा रही हूँ माइनर गार्डियन, माइनर गार्डियन, माइनर गार्डियन कौन होते हैं, ये कहाँ दिया हुआ है। तो ये हमारे सेक्शन में, इस एक्ट में क्या किया गया है, डिफाइन करा गया है कि कौन माइनर माने जाएंगे, या किस एज तक के बच्चे को आप माइनर कहोगे, या किसको आप क्या कहोगे कि ये इनके ये गार्डियन है, टाइप्स ऑफ गार्डियंस में। ठीक है, माइनर एंड गार्डियंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, अब माइनर को अगर मैं बोलूँ तो माइनर 4A जो है, सेक्शन 4A इस एक्ट का माइनर को डिफाइन करता है। और आपने हर एक्ट में देखा होगा या हर जो भी लॉ आप पढ़े होंगे अभी तक या आगे भी पढ़ोगे, उसमें कहीं पे भी अगर माइनर दिया है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है एज, तो हम क्या मानते हैं, बिलो द 18 ईयर्स। जो बिलो 18 ईयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो माइनर है। ठीक, और उन्हीं को गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में भी क्या कहा गया है, माइनर कहा गया है। ठीक, अब माइनर हमें पता चल गया, कौन बिलो 18 जो होंगे वो माइनर होंगे। गार्डियन कौन होंगे, ये LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया बैच स्टार्ट किया है हमने, जिसकी कॉस्ट है आपकी 599। आप चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इनरोल करा सकते हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इस बैच में मिल जाएंगे। आपकी जो भी क्लासेस हो रही हैं, पूरी की पूरी क्लासेस इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस इसमें कवर करा जाएगा। मेंटरशिप भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी डाउट्स आपके होंगे उनको भी उन सब से डील करके उनको सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लीजिए। अब हम देखते हैं, माइनर हमने देख लिया, गार्डियन कौन होंगे। गार्डियन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4B ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ओके, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का सेक्शन 4 भी हमारा क्या करता है, वो डील करता है गार्डियन कौन होंगे। तो गार्डियन में हमारा 4 टाइप बता दिया। ठीक है, कौन कौन से, एक तो है नेचुरल गार्डियन, इन डिटेल हम डील करेंगे उनको। नेचुरल गार्डियन कौन है, एक है टेस्टामेंट्री गार्डियन, एक होते हैं डिफेक्टो गार्डियन, और एक होते हैं हमारे गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। हाँ ठीक है, एक होते हैं गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, बट हमारा एक्ट जो है वो एक गार्डियन और मानता है। कौन सा गार्डियन, जो गार्डियन एंड वॉर्ड्स एक्ट में जो गार्डियन अपॉइंटेड है उनको भी इसमें गार्डियन माना जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन क्लॉज। हमने देख लिया,
एप्लीकेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप हिंदू लॉ में जो हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि किन किन लोगों पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है, वो एज इट इज चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी सेक्शन 3 के अंदर में कि किन किन लोगों पे ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। द क्लॉज वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज मेंशन्ड बिलो। अब इन सारी चीजों को कैरेक्टराइज किया है, बट इन सारी चीज़ों को मैं इन डिटेल आज कवर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले ही इन सारी चीज़ों को इन डिटेल कवर कर लिया है। तो आप जब प्रीवियस क्लासेस देखोगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको क्या हो जाएंगी, एज इट इज आप को रिलेट कर लोगे और समझ में भी आ जाएंगी वो चीज़ें। एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 1 एन एक्ट इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पीपल। किन किन लोगों पे, एनी पर्सन हु इज हिंदू, हिंदू होनी चाहिए। अब हिंदू में कौन कौन इंक्लूडेड है आपके, वैश्य लिंगायत फॉलोअर होने चाहिए, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये समाज आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि बुद्धिस्ट, सिख और जैन है बाय रिलीजन, उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। कोई भी पर्सन जो कि नॉट मुस्लिम, पारसी, ज्यू और क्रिश्चियन, और क्या नहीं हो, उसका खुद का कोई रिलीजन ना हो या उसका खुद का कोई ऐसा लॉ ना हो जो उसकी कम्युनिटी को क्या करता हो, उसकी कम्युनिटी को रेगुलेट करने का काम करता हो, तो उस केस में क्या अप्लाई हो जाएगा उन पे भी ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप ही अप्लाई हो जाएगा। देन जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 है हमारा, वो हमारा कहता है कि SC ST एक्ट, जो SC होते हैं, जो ST होते हैं, उन लोगों पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो परमिट करती है, तो उस केस में हम SCs और STs पे भी ये एक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज 2 प्रेजेंट एक्ट स्टैंड्स inapplicable to the scheduled tribes that governed by clause 25 of article 366 क्लॉज 25। जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसमें जो ST हैं उन लोगों की बात कर रहा है कि उन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेबल मान लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट्स, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, फिर ये एक्ट एप्लीकेबल है उन पे। एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 3, जो मैंने आपको बताया कि उनका कोई भी अगर लॉ नहीं है तो उस कम्युनिटी, वो कम्युनिटी भी किससे डील हो जाएगी, इसी एक्ट से डील की जाएगी हमारी, ठीक। In order to understand the concept of guardianship, it is important to deal with the detailed explanation of types of guardian। ठीक है, जो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ गार्डियन ऊपर बताया है, उन्हीं टाइप को हम क्या करेंगे, अब इन डिटेल डील करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से गार्डियन की क्या पावर है, कौन अपॉइंट करता है, कौन होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ गार्डियन। टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप इन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ठीक है। द टर्म गार्डियन मीन्स अ पर्सन। गार्डियन का मतलब अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहो तो कौन होंगे पर्सन, वही होते हैं जो क्या करते हैं, एक माइनर की बॉडी का और उसकी प्रॉपर्टी का केयर करते हैं, वो होंगे उस पर्सन के, उस माइनर के गार्डियन माने जाएंगे। पर्सन एंड प्रॉपर्टी, इन सिंपल वर्ड, अ पर्सन who take care of minor and protect its wealth and property can be termed as a guardian, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब आंसर को बड़ा करने के लिए आप एक ही, मतलब अगर आप चाहो तो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके वहां पे लिख दोगे, आंसर भी बड़े हो जाएंगे एंड मार्क्स भी मिल जाएंगे। सेक्शन 4B में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गार्डियन बताया, गार्डियन को डिफाइन करा इस एक्ट के, ठीक है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप, अ नेचुरल गार्डियन, अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल, ये होते हैं आपके अपॉइंटेड बाय विल वाले जो होते हैं वो टेस्टामेंट्री गार्डियन माने जाते हैं, ठीक। माइनस फादर एंड मदर, अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, ये भी हमने देखा, कोर्ट जो डिक्लेयर कर दे। अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय अंडर कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट, जो कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट के अंडर में अगर गार्डियन अपॉइंट हो गए तो वो भी गार्डियन माने जाएंगे, ठीक। Before the enactment of Hindu Minority and Guardianship Act, the provisions of regarding guardian and minor कहाँ पे मेंशन था, मैंने आपको बताया इसके पहले गार्डियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट, ठीक है, उसमें ये प्रोविजंस दिए गए थे।
सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, गार्डियन इज डिफाइंड एज पर्सन हैविंग केयर ऑफ द, ये सारी चीजें वही हैं। अब टाइप्स, हम टाइप्स पे मूव करते हैं कि कौन कौन से टाइप के गार्डियन है हमारे। ये 4 तरह के गार्डियन है। सेक्शन 4 ऑफ हिंदू 4 क्लॉज बी में आपको क्या किया गया है बताया है, ये 4 टाइप्स ऑफ गार्डियन। अब इन गार्डियंस को हम इन डिटेल चलते हैं। नेचुरल गार्डियन। अब बेयर एक्ट एक बार खोल लेंगे तो आप चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बस एक सिंपल लैंग्वेज में और ब्रेक डाउन करके लिख दिया गया है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 6 की बात करें, सेक्शन 6 हमारा डील करता है नेचुरल गार्डियन से, कि हिंदू माइनर के नेचुरल गार्डियन कौन होंगे। नेचुरल गार्डियन मतलब क्या होते हैं, जो उनसे ब्लड ब्लड रिलेशन में होंगे उनके नेचुरल गार्डियन होंगे, या एडॉप्शन के थ्रू भी अगर हो गए तो वो भी नेचुरल गार्डियन ही होंगे, ठीक है। Of Hindu minor. As per section, natural guardian will be in respect of the minor person as well as minor's property, excluding their undivided interest in the joint family property. जॉइंट फैमिली में कोई अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उनका, उसको छोड़ के बाकी उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है और प्लस उनकी जो बॉडी होती है उसकी टेक केयर करने के लिए जो गार्डियन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल गार्डियन कहेंगे। इट इज अ पर्सन to take care of a person and property of a minor by virtue of his nearness. nearness मतलब क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा क्या है उनके कनेक्टेड है, उनसे सबसे ज्यादा पास में कौन रहते हैं, नेचुरल गार्डियन माने जाते हैं इन द ब्लड रिलेशन। Section 6 of the Act covers the provisions of for natural guardian. The expression refers to the father and mother of the guardian. Mother of the guardian, in case of married girl, her husband assumes to be her guardian. वैसे तो मान लीजिए ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, फादर एंड मदर आपके क्या होंगे, गार्डियन माने जाएंगे, ठीक है। नेचुरल गार्डियन किसी भी माइनर के फादर और मदर माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई डॉटर है, उसकी शादी हो गई, तो वो अपने इन लॉज के पास गई, वहां पे उसके गार्डियन, अब तो ये नेचुरल गार्डियन नहीं हो गया ना, अब तो वहां शिफ्ट हो गई, तो उस केस में उनके नेचुरल गार्डियन कौन होंगे, जो उनके हस्बैंड होंगे, ठीक है, वो उनके नेचुरल गार्डियन होंगे उस जब उसकी शादी हो गई तो। A natural guardian can be classified into 3 cases. अब किस किस केसेस में कौन नेचुरल गार्डियन होगा, किस केस में फादर नेचुरल गार्डियन माने जाएंगे, किस केस में मदर नेचुरल गार्डियन मानी जाएगी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार। अगर कोई माइनर गर्ल है या बॉय है, कोई माइनर गर्ल या बॉय है, तो उनके केस में नेचुरल गार्डियन कौन होंगे हमारे, उनके केस में नेचुरल गार्डियन होंगे फादर एंड मदर ऑफ minor will be categorized as a natural guardian after the father. अब मुझे ये बताइए कि आफ्टर द फादर का क्या मतलब है यहाँ पे। आफ्टर द फादर का क्या सिर्फ यही मतलब है कि फादर के डेथ के बाद ही मदर क्या हो सकती हैं आपकी, गार्डियन बन सकती हैं, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब डेथ के बाद तो बन सकती हैं, ये भी एक कंडीशन है, बट उसके अलावा भी आफ्टर द फादर में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो जाए, फादर रिनाउंस कर दें वर्ड को, रिनाउंस कर दें, कन्वर्ट हो जाएं, ये सारे भी ग्राउंड्स हैं जिनमें क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि फादर, आफ्टर द फादर की कैटेगरी में ये लोग भी आ जाते हैं, रिनाउंस हो गए या कन्वर्ट कर लिया खुद के रिलीजन को, तो फिर हमारी मदर ही क्या हो जाएंगी, नेचुरल गार्डियन हो जाएंगे उस माइनर की, ठीक है। ये क्या है, आफ्टर द फादर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि फादर के डेथ के बाद, ये सारी चीजें, ये सारे ग्राउंड्स भी आएंगे उसमें। लेकिन एक कंडीशन दिया है यहाँ पे कि अगर जो माइनर है वो लेस देन 5 ईयर है, वो बॉय हो या गर्ल हो डजेंट मैटर, कोई भी चाइल्ड है जो कि 5 साल से कम का है, तो उस केस में उसकी नेचुरल गार्डियन सिर्फ और सिर्फ मदर होंगी किसी भी केस में, ओके। और सेकेंड क्या है, इन केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और गर्ल, अगर कोई बॉय इलेजिटिमेट बॉय और गर्ल है, तो उस केस में कौन नेचुरल गार्डियन होंगे, if the minor child is an illegitimate child, then in that case mother will be the first natural guardian. illegitimate child अगर है तो उस केस में फर्स्ट नेचुरल गार्डियन कौन होंगे, उस केस में फर्स्ट नेचुरल गार्डियन उनके मदर होंगी, और उसके बाद जो होंगे वो फादर होंगे, ठीक। अगर नॉर्मल नॉर्मल मतलब कि लेजिटिमेट बॉय और गर्ल है माइनर,
उस केस में फर्स्ट नेचुरल गार्डियन फादर, उनके बाद मदर। इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उस केस में फर्स्ट नेचुरल गार्डियन मदर एंड देन उनके बाद फादर। इन केस ऑफ मैरिड गर्ल मैंने आपको बता दिया उनके हस्बैंड हो जाएंगे। A husband of a minor married girl is a lawful natural guardian। ठीक है, ये सारी चीजें आपके बेयर एक्ट में भी एज इट इज आपको मिल जाएंगी, और बस समझने के लिए यहाँ पे देख लो। फर्दर सेक्शन 6 डज नॉट रिकॉग्नाइज स्टेप फादर और स्टेप मदर। जो हमारा सेक्शन 6 है इस एक्ट का, वो कहीं से भी जो फादर और मदर वर्ड बोल रहे हैं, एडॉप्टिव फादर और मदर तो ये इंक्लूड करता है, बट स्टेप फादर और स्टेप मदर का कॉन्सेप्ट ये नहीं लेके आता है इसमें कि स्टेप फादर और स्टेप मदर भी क्या बन सकते हैं, नेचुरल गार्डियन बन सकते हैं। ये ऐसा नहीं बोलता है। इन द कैटेगरी ऑफ फादर एंड मदर, हाउएवर in case of adoption the adoptive father is deemed to be a natural guardian। एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर को हम मान सकते हैं कि वो नेचुरल गार्डियन है, बट स्टेप फादर और स्टेप मदर को नहीं मान सकते। ठीक है, द एडॉप्टिव मदर इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड द फर्स्ट नेचुरल गार्डियन इज अ मदर देन द फादर। इन केस ऑफ, एक केस आया था यहाँ पे सुरेश बाबू वर्सेस मधु का केस। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, it was held that if a minor has not completed 5 years of age, the custody of minor shall ordinarily be with mother। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चाइल्ड की एज 5 साल से कम है तो उसकी कस्टडी हमेशा हमेशा किसके पास रहेगी, मदर के पास रहेगी। लेकिन इस केस में ये भी कहा गया द फादर वुड स्टिल कंटिन्यू एज अ गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, बट फिर भी साथ में फादर तो गार्डियन तो रहेंगे ही, वो फर्स्ट गार्डियन आपकी मदर रहेंगे उस केस में। But the welfare and best interest of child is with supreme consideration, and therefore the custody and guardian can change according to the fact and circumstances of the case। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ठीक है, जनरल रूल तो ये है कि 5 साल के नीचे का अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी मदर को दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि मदर संभाल ही नहीं सकती उस बच्चे को, मान लीजिए मदर मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से उसके साथ बच्चे को छोड़ना सेफ नहीं है, तो उस केस में क्या कहेंगे हम, उस केस में कहेंगे कि फादर ही उनकी क्या करेंगे, फादर को ही उनकी कस्टडी दे दी जाएगी, दो उनकी एज क्या है 5 साल से कम है। नेचुरल गार्डियन की पावर्स क्या क्या, ये सारी चीज़ें आप एक बार बेयर एक्ट से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो आपको उस लैंग्वेज में लिखनी होगी, तो मैंने सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी आप बेयर एक्ट से तो कनेक्टेड ही रहिएगा। पावर्स अगर मैं नेचुरल गार्डियन की बताऊं, हैज अ पावर टू परफॉर्म एनी नेसेसरी एक्ट। अगर उस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कुछ भी नेसेसरी है तो वो क्या करेंगे, वो फादर की नेचुरल गार्डियन की वो पावर है कि उस एक्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, welfare of the minor, this guardian to exercise any necessary control over the health, upbringing and education of minor। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी अपब्रिंगिंग के लिए पैसे लग रहे हैं या उसके एजुकेशन के लिए पैसे लग रहे हैं तो उसके वो सारे के सारे काम वो कौन करेगा, नेचुरल गार्डियन ही करेगा। ठीक है, जितनी भी नेसेसरी चीजें होंगी उसको, उसके अपब्रिंगिंग, उसके एजुकेशन लाइफ के लिए वो सारे काम कौन करेगा, नेचुरल गार्डियन करेगा। ठीक है, natural guardian can also transfer any portion of minor's property, मॉर्गेज और सेल कर सकता है कोई पार्ट। इसलिए अगर इतना ज़्यादा नेसेसरी हो गया, मान लीजिए उसके पास अब फाइनेंशियली वो वीक हो रहा है, उसको नहीं संभाल पा रहा है, तो अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके किसी पोर्शन में से क्या कर सकता है, थोड़ा सा लेके वो सेल या मॉर्गेज करके उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो उसकी अपब्रिंगिंग कर सकता है, उसके एजुकेशन में लगा सकता है। ठीक है, फॉर द नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ स्टेट, this sufficiently protects the minor's interest by undertaking all those acts which are reasonable and proper in the best interest of minor। ठीक है, माइनर्स के लिए जो भी चीज़ें सबसे बेस्ट होगी वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो चाहे तो ये सेल और मॉर्गेज भी कर सकता है उनकी प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर ये सेल और मॉर्गेज कर रहा है प्रॉपर्टी को तो वो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट नहीं करेगा। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि हम कभी भी बोल देंगे कि हाँ इसको इस चीज़ की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मैं बेच देता हूँ, तो कोर्ट के पास आप जाएंगे तो कोर्ट इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी तो करेगी, देखेगी कि हाँ ये ऐसा कुछ है भी या नहीं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन भी रहे हैं या नहीं। वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कोर्ट क्या करेगी, परमिशन देगी कि ठीक है आप जाओ इसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या सेल कर दो। To this right, natural guardians protected under this act for all the acts they have done in good faith। इस
प्रोविजन के अंडर में अगर नेचुरल गार्डियन कुछ भी कर रहा है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, गुड फेथ में करना चाहिए वो एक्ट। ठीक है। However, in case of transfer of property, the guardian needs to obtain the previous sanction of the court। मैंने आपको बता दिया कि अगर उनको क्या करना है, कोई भी प्रॉपर्टी को बेचना है तो उस केस में उनको कोर्ट का परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं हम टेस्टामेंट्री, ये हमारा दूसरा है। पहला हमने पढ़ा नेचुरल गार्डियन, दूसरा हम पढ़ रहे हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होते हैं? मान लीजिए मैं क्या कहती हूँ, एक ए है, फादर है, मदर है, ठीक है, वो अपने बच्चे को क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ठीक है, अगर मेरी डेथ हो गई या ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि मैं अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाया तो उस केस में एक विल बनाते हैं। विल सिर्फ प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं बनता है, गार्डियंस अपॉइंट करने के लिए भी वो क्या करते हैं, विल बनाते हैं कि मेरे डेथ के बाद या ऐसा कुछ भी उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ हुआ तो इसके बाद मेरे बच्चे का गार्डियन कौन बनेगा। ठीक है, तो जिस गार्डियन को वो अपॉइंट करके जाते हैं वो उस विल के थ्रू, वही होता है हमारा टेस्टामेंट्री गार्डियन। ठीक है, विल के थ्रू जो अपॉइंटेड गार्डियन होता है उसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। अब क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि क्या अगर फादर की डेथ हो जाती है, मदर है, और फादर ने विल के थ्रू किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर दिया है कि ये मेरे बाद इनका गार्डियन, इस बच्चे का गार्डियन ये होगा, तो क्या उस केस में मदर का भी गार्डियन नहीं बनेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फादर की डेथ हो जाती है और मदर अलाइव है, ठीक, तो दो फादर टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करके गया है अपने विल के थ्रू, स्टिल मदर विल बी द नेचुरल गार्डियन, उस टाइम पे रहेगी। उसके बाद जो ये टेस्टामेंट्री गार्डियन है ये आ जाएंगे एज अ गार्डियन। अब मान लीजिए उस सिनेरियो में ये भी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि फादर ने किसी और को टेस्टामेंट्री गार्डियन बना दिया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, उनके डेथ के बाद मदर जिंदा थी, मदर हमारी नेचुरल गार्डियन बनी, उन्होंने किसी और को क्या किया, अपॉइंट कर दिया एज अ टेस्टामेंट्री गार्डियन, तो क्या पहले वाले का क्या होगा? तो पहले वाले का कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं रह जाएगा, लास्ट में जो होगा जिसको मदर अपॉइंट करके जाएंगी वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा। ठीक है, अगर कुछ चेंज नहीं करती तो जो पहले वाला रहेगा वही प्रिवेल कर जाएगा, और अगर चेंजेस कर देती हैं तो जो हमारा मदर ने जिसको अपॉइंट किया है विल के थ्रू वो हमारा टेस्टामेंट्री गार्डियन होंगे। उनके पावर्स क्या होंगे वो सब हम देख लेंगे, कब उनको हम हटा सकते हैं फ्रॉम बीइंग अ गार्डियन, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, बट एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया कि टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन के पढ़ने। The testamentary guardians of a minor are those guardians who are appointed by will। किसके विल से? फादर और मदर के विल से। फादर और मदर ने जो विल क्रिएट किया है उसके थ्रू गार्डियंस का जो अपॉइंट होगा वो कौन होगा? वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा। एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन फॉर द माइनर, उनके डेथ के बाद ये उनका नेचुरल गार्डियन बन जाता है। Needless to say that will become effective only after the death of the testator। ये और गार्डियन बनेगा कब? मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताइए, तभी इनका इफेक्ट में आएगा, या जो इनकी विल इन्होंने बनाई है वो तभी इफेक्ट में आएगी जब हमारे जो उस बच्चे का जो फादर और मदर है उनकी डेथ हो गई रहेगी, तो ही हमारा क्या होगा, टेस्टामेंट्री गार्डियन नेचुरल गार्डियन में कन्वर्ट होगा। सेक्शन 9 हमारा जो है वो टेस्टामेंट्री गार्डियन से क्या करता है, डील करता है। अ हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन में बाय विल। हिंदू को ही अपॉइंट करेगा। अपॉइंट अ गार्डियन ऑफ एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। ठीक है, वो उनकी बॉडी की भी केयर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी की भी केयर करेंगे, मतलब या अगर ऐसा कुछ भी लिख के जाते हैं कि नहीं ये सिर्फ इनकी बॉडी की केयर करेंगे, प्रॉपर्टी की नहीं, तो उस हिसाब से मतलब जैसा विल उन्होंने बनाया होगा उस अकॉर्डिंग क्या होगा, चीजें प्रोसीड करेंगी। ठीक है, an appointment made under subsection 1 shall have no effect if the father precedes the mother, but shall revive if the mother dies without appointing a will by एनी पर्सन एज द गार्डियन। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर मदर जिंदा है फादर के डेथ के बाद भी तो उस विल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मदर की भी डेथ हो गई और उन्होंने किसी भी तरीके का कोई विल नहीं बनाया टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करने के लिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो फादर ने विल बनाया था वही प्रोसीड कर जाएगा, वही प्रोसीड कर जाएगा।
A Hindu mother can appoint a guardian for a minor by his will by reason of the fact that has become disentitled to take care of minor persons or property. अगर हिंदू मदर ने कुछ भी अपॉइंट कर दिया है किसी को एज अ टेस्टामेंट्री गार्डियन के फॉर्म में, जिसको फादर ने अपॉइंट किया है, वो विल अब खत्म हो जाएगा और अब किसका प्रिवेल करेगा, जिसको मदर ने अपॉइंट किया है एज अ टेस्टामेंट्री गार्डियन। ओके, तो टेस्टामेंट्री गार्डियन का कॉन्सेप्ट ये था। A Hindu mother is entitled to act as a natural guardian of her minor illegitimate child. The guardian so appointed by will has a right to act as a minor's guardian after the death of the minor's father or mother to exercise all his right as a natural guardian. अब अगर वो जो हमारे टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट हो रहे हैं उस केस में वो क्या है, जब मदर और फादर के डेथ के बाद वो आ रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, नेचुरल गार्डियन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मतलब वो अब एक उस माइनर के नेचुरल गार्डियन बन रहे हैं। तो उस केस में जो नेचुरल गार्डियन के जो भी पावर्स और फंक्शंस होंगे वो सारे एज इट इज इनको भी दे दिए जाएंगे और सेम पावर्स इनके पास भी आ जाएंगे कि इनकी प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करना है या कब सेल करना है। जो प्रोविजंस अभी हमने नेचुरल गार्डियन में पढ़ा है वो सारे के सारे अब इन पे भी अप्लाई होने लगेंगे। The right of guardian so appointed by will shall where the minor is a girl sees on her marriage. अगर मान लीजिए उसमें क्या होता है, मैंने मैरिज के कॉन्सेप्ट में अपने आपको बताया कि मैरिज के बाद उनका क्या होता है, नेचुरल गार्डियन अगर कोई गर्ल है, माइनर गर्ल है, उसकी शादी हो गई तो उसके बाद उनका नेचुरल गार्डियन मदर फादर नहीं उनके हस्बैंड हो जाते हैं। लेकिन अगर उस केस में उनके मदर फादर ने टेस्टामेंट्री गार्डियन अगर अपॉइंट किया है तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन भी क्या हो जाएंगे, शादी के बाद सीज कर जाएंगे और फिर से उनके हस्बैंड ही उनके क्या हो जाएंगे, नेचुरल गार्डियन बन जाएंगे। ओके, इनको अपॉइंट कौन करता है, मैंने आपको बता भी दिया, फादर भी कर सकते हैं, फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकते हैं, विडोड मदर भी कर सकते हैं। अब फादर में और मदर में नेचुरल एडॉप्टिव फादर और मदर भी आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जो स्टेप फादर और स्टेप मदर होते हैं वो नेचुरल गार्डियंस में क्या होते हैं, इंक्लूडेड नहीं होते हैं। Who may be appointed as a guardian. The person so appointed as a guardian, उनके अंदर क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें नहीं होनी चाहिए तो वो क्या कहेंगे कि हाँ वो केपेबल है गार्डियन बनने के लिए, कॉम्पिटेंट है गार्डियन बनने के लिए। सबसे पहला तो है कि वो माइनर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खुद ही माइनर है तो दूसरे की क्या केयर करेगा, उसको खुद केयर की नीड है, तो इस वजह से जो गार्डियन अपॉइंट होंगे वो माइनर नहीं होने चाहिए। एंड दूसरा, वो हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करने चाहिए, नॉन हिंदू या इनसेन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उनको हिंदू लॉ के अंडर क्या कर सकते हैं, गार्डियन की तरह अपॉइंट करेंगे। टेस्टामेंट्री गार्डियन के क्या पावर्स होते हैं, तो द पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड द नेचुरल गार्डियन आर द सेम। क्यों, क्योंकि डेथ के बाद जब वो गार्डियन बन रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, वो नेचुरल गार्डियन ही बन रहे हैं। ठीक है, मैंने कब बताया आपको कि डेथ के बाद जब विल प्रिवेल करता है या विल एग्जीक्यूशन में आता है तो जो हमारे टेस्टामेंट्री गार्डियन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे नेचुरल गार्डियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पावर्स और फंक्शंस नेचुरल गार्डियन के वो एज इट इज इनको मिल जाते हैं। The power of testamentary guardian to deal with the property belonging to the minor is subject to the restriction imposed by the will. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अगर उस विल में ऐसा कुछ भी जो उनके फादर और मदर थे उन्होंने ऐसा कुछ भी लिखा है कि इस प्रॉपर्टी को ये गार्डियन नहीं डील करेगा, या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं जिनमें उन्होंने उस गार्डियन को अथॉरिटी नहीं दी है कि उन मैटर्स से वो डील करे, तो उस केस में क्या है, वो नहीं डील करेंगे। उसके अलावा जो मैटर्स होंगे उनके डील करेंगे। मतलब कि क्या है, इनका फंक्शन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो जो विल है उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, उसके बाहर जाके वो नहीं कर सकते हैं अपने फंक्शन परफॉर्म। अगर किसी भी टेस्टामेंट्री अपॉइंटेड टेस्टामेंट्री गार्डियन को रिमूव करना हो तो कौन कौन से अपॉइंट करना हो तो कौन कौन सा ग्राउंड था, नॉन हिंदू नहीं होनी चाहिए, इंसेन नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर रिमूव करना हो तो उसी का ऑपोजिट कर दो, चीज टू भी हिंदू हो गया। ठीक है, मैंने कहा था नॉन हिंदू होंगे तो वो गार्डियन नहीं बनेंगे, हिंदू थे जिस टाइम पे गार्डियन बने, बाद में कन्वर्ट हो गए किसी अदर रिलीजन में, तो भी वो क्या हो जाएंगे, गार्डियन टेस्टामेंट्री गार्डियन के कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, हैज कंप्लीटेड एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड बाय बिकमिंग हर्मिट और एसेटिक। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, वर्ड को रिनाउंस कर दिया, सन्यासी बन गए। सन्यासी बन गए तो बच्चे की केयर कैसे करेंगे, ठीक है, या बच्चे की प्रॉपर्टी की देख रेख कैसे करेंगे,
तो उस केस में इनको भी क्या करते हैं, इनको भी हम इस कैटेगरी से बाहर करते हैं और अब ये भी टेस्टामेंट्री गार्डियन के फॉर्म में या टेस्टामेंट्री गार्डियन नहीं रह जाते हैं इस बच्चे के। ठीक है, इन दो केस में हम टेस्टामेंट्री गार्डियन को उनकी अथॉरिटी या उनकी पावर फंक्शन से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं। उसके बाद जो गार्डियन है वो है गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ये थर्ड टाइप ऑफ गार्डियन मैंने बताया आपको। दो हमने पढ़ लिया, नेचुरल गार्डियन पढ़ लिया और टेस्टामेंट्री गार्डियन पढ़ लिया। नेचुरल गार्डियन पढ़ लिया, टेस्टामेंट्री गार्डियन पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप क्या है, गार्डियन डिक्लेयर्ड और अपॉइंटेड बाय कोर्ट। आपने कई बार देखा होगा, अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके की कोई फादर मदर नहीं है या उसका कोई केस चलता है, ठीक है, माइनर है, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट अपॉइंट कर देती है कि इनका गार्डियन ये है। किसी को भी उठा के क्या कर सकते हैं जो केपेबल हो उसकी टेक केयर करने के लिए, तो उस केस में क्या करती है, उनको बोलती है कि आप इस बच्चे की टेक केयर करेंगे और इंस्पेक्शन भी करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे दिया कि जाओ लेके जाओ इसकी टेक केयर करो, वो देखेंगे भी कि हो भी रही है सही से या नहीं। उस चीज़ के लिए वो शायद फाइनेंशियली उनको प्रोवाइड भी करते हैं, पैसे वगैरह भी। और उनको उन जो गार्डियन को अपॉइंट करती है कोर्ट, उन्हीं को हम कहते हैं गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। Where the court is satisfied that it is for the welfare of minor that an order should be made appointing a guardian of his person or property or both, the court may make an order under the Guardianship and Wards Act appointing a guardian। और ये जो अपॉइंट होते हैं गार्डियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट के अंडर में क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, नेसेसरी को देखते हुए, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को देखते हुए क्या करते हैं, गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट होता है। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड की बात हमारी किसमें की है, सेक्शन 13 में आप देखेंगे तो ये गार्डियन अपॉइंट होता है, या पूरा का पूरा एक्ट ही जो है वो पूरी की तरीके से किस चीज़ पे बेस्ड है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। इसी चीज़ को मेन कहते हैं पॉइंट बना के, और सारे जो सेक्शन है इसी के इर्द गिर्द क्या होंगे, घूमेंगे हमारे, क्योंकि इनका मेन कंसर्न ये है कि जो भी चीज़ें होंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड होंगी। द वेलफेयर ऑफ माइनर शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। किसी भी चीज़ में कोर्ट भी क्या करेगी, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को ही सबसे पहले सबसे ऊपर रखेगी। ठीक, कोई भी चीज़ ऐसी है जो उसके वेलफेयर के अगेंस्ट में जा रही है या उसको इन्फ्रिंज कर रही है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो एक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, नो पर्सन शैल बी No person shall be entitled to guardianship by virtue of the provisions of this act or by any law relating to guardianship in marriage amounting to his use. If the court is of opinion that his or her guardian will not be for the welfare of the minor, अगर उनको किसी भी तरीके से लगता है कि वो माइनर के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे, उनको गार्जियनशिप की अथॉरिटी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, हु कैन अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गार्डियन। अब जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट की बात की मैंने, उसमें अप्लाई करते होंगे मान लीजिए लोग कि हाँ ठीक है, मैं इस बच्चे की कस्टडी लेने के लिए रेडी हूँ, मैं इसका गार्डियन बनने के लिए रेडी हूँ, तभी उनमें से कोर्ट एक लोग को क्या करती है, सेलेक्ट करती है और उस माइनर का गार्डियन बनाती है। ठीक है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, द पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग और क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ अ माइनर, जो चाहता है कि हाँ ठीक है इस बच्चे की कस्टडी मुझे मिल जाए, वो अप्लाई कर सकता है। एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर, उस माइनर का कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या उसके पेरेंट्स का कोई फ्रेंड है मान लीजिए, वो चाहता है कि मैं इसका क्या बनूंगा, गार्डियन बनने के लिए रेडी हूँ, मैं इसकी टेक केयर करने के लिए रेडी हूँ, तो वो भी अप्लाई कर सकता है कि ठीक है मैं भी क्या बनना चाहता हूँ, गार्डियन बनना चाहता हूँ। The collector of district or other local area in which the minor ordinarily reside, the minor holds property. If the minor belongs to class, the collector holds authority with respect of that class. ठीक है, अगर किसी एरिया के कलेक्टर जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी रिजाइड करती है या वो माइनर ही रिजाइड करता है, वहाँ के वो लोग उसकी कस्टडी लेना चाहते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में कि हाँ मैं इसके क्या करना चाहता हूँ, इस बच्चे की कस्टडी लेना चाहता हूँ। देन लास्ट है हमारा डी फैक्टो गार्डियन। अ डी फैक्टो गार्डियन ऑफ अ माइनर इज नीदर अ लीगल गार्डियन, ये लीगल गार्डियन भी नहीं होते, नॉर अ टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड नॉर अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट, बट
he is a person who himself takes over the management of affairs of minor as it was a natural guardian. अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, उसके मदर फादर मतलब उसके पेरेंट्स नहीं अलाइव हैं, तो उस केस में क्या होता था, जो फैमिली, अगर उसकी फैमिली बड़ी थी तो जो उसके बड़े पापा या अंकल, उन्हीं की फैमिली उस बच्चे की टेक केयर करने लगती थी, ठीक है। तो उनको तो उन्होंने भी अपॉइंट नहीं किया था बाय विल, या फिर उनको उन्होंने भी बाय विल भी नहीं अपॉइंट करा था उनके पेरेंट्स ने, या फिर कोर्ट में ने भी अपॉइंट नहीं करा था। तो उस केस में वो क्या हो जाते हैं, उस केस में ये एज इट इज़ खुद की मर्जी से उनका टेक केयर करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, इनको हम ऐसे लोगों को कहेंगे डी फैक्टो गार्डियन, जिसका एग्जाम्पल मैंने ईजिली आपको समझाया कि फैमिली ही उनकी केयर करना शुरू कर देती है, ना ही तो वो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होती है, ना ही कोर्ट ने उसको उसकी कस्टडी दी है, ना ही उसके पेरेंट्स ने अपॉइंट करके गए थे कि मेरे बच्चे की केयर आप करना। तो इन कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, जो गार्डियन जो उस बच्चे की केयर करेंगे वो ही कौन हो जाएंगे, उसके डी फैक्टो गार्डियन हो जाएंगे। After the enforcement of this act, the de facto guardian cannot deal with the property of minor. ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद जो डी फैक्टो गार्डियंस हैं वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकते हैं। एन एलिनेशन मेड बाय de facto guardian is void and therefore the minor on attaining majority cannot ratify the same so as to make it valid. ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफर वगैरह उन्होंने किया है प्रॉपर्टी का तो वो वॉइड माना जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एंड इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना प्लस विथ बेयर एक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी ये टॉपिक एक खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक हम आज खत्म कर दिए हैं, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो लेट्स मीट टुमारो, बाय।